जो कि हमारा सेट 7 है आज का। क्वेश्चन नंबर 301 से 350 तक, जिसमें हम अपने इस सेट के 50 क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। हमारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे चीज़ों को, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को, पेपर का पैटर्न समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चेक इफ टू वेरिएबल्स पॉइंट टू सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा ऐड करूंगा, उससे पहले आपके पास 10 सेकेंड है। आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या है। यूजिंग डबल इक्वल टू ऑपरेटर, यूजिंग डबल इक्वल टू ऑपरेटर, यूजिंग इज ऑपरेटर और यूजिंग इक्वल ऑपरेटर। देखिए, इसका आंसर है इज। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे पाइथन में एक होता है इक्वालिटी चेक, जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो कि डबल इक्वल टू होता है। फिर एक होता है इज ऑपरेटर। इज ऑपरेटर हमारा होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। देखिए, एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, जिसमें इन और नॉट इन आते हैं, वो मेंबरशिप को बताता है, जबकि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे किसी भी वेरिएबल की आइडेंटिटी को बताते हैं। तो इज हमारा क्या है? इज हमारा क्या है? एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है? आइडेंटिटी ऑपरेटर है। ध्यान दीजिए क्लास में भाई। What does lambda function syntax signify in Python? लैम्डा फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो पाइथन में क्या सिग्निफाई करता है? आपके 4 ऑप्शंस हैं। अ मेथड डेफिनेशन, अ जनरेटर एक्सप्रेशन, एन एनोनिमस फंक्शन, अ क्लास डेफिनेशन। तो क्या डिफाइन करता है? सी। देखते हैं जी। हाँ, सी एन एनोनिमस फंक्शन। हम लैम्डा कीवर्ड की मदद से एक एनोनिमस फंक्शन को बना सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंडिकेट द एंड ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन। पाइथन में एक जब हमारा कोड एंड होता है, जब हमारा पाइथन का कोड एक ब्लॉक का एक, सुनो तो सही पहले क्वेश्चन, जब हमारे पाइथन कोड का एक ब्लॉक एंड होता है तो हम उसको कैसे इंडिकेट करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, इंडेंटेशन, ब्रेसेस। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना था आपको। इंडेंटेशन से याद करो, जब भी आप इफ लगाते हो, आप सेमीकोलन पाइथन में होता ही नहीं। क्या पाइथन में सेमीकोलन होता है? नहीं होता। पाइथन में सिर्फ कॉलन होता है। समझ में आया कि नहीं? अरे कॉलन और सेमीकोलन नहीं पता क्या? देखिए, जो ऐसे और यहाँ पे ऐसे कॉमा होता है, ये सेमीकोलन है, और जिसमें ऐसे 2 बिंदु होती है वो कॉलन है। तो पाइथन में ये होता ही नहीं है, सिर्फ ये होता है, सेमीकोलन नहीं होता, सिर्फ कॉलन होता है। तो पाइथन में आप सेमीकोलन कैसे बता रहे हो भाई? पाइथन में हम तो जैसे इफ लिखा, स्टेटमेंट लिखी, कॉलन लगाया, फिर हम इतना स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ से अपने कोड को ऐसे लिखते हैं। यही तो करते हैं, यही तो सिंटेक्स होता है। तो इस चीज का याद रखिएगा कि पाइथन में हम किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को एक दूसरे से अलग करने के लिए इंडेंटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एल्गोरिथम इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो क्या होता है भाई? टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, टू ब्यूटीफाई कोड, टू स्पीड अप एग्जीक्यूशन, या टू डिफाइन द प्रॉब्लम। देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज आल्सो नोन एज एल्गोरिथम। ये डेफिनेशन होती है उसकी, शॉर्ट में होती है तो और बड़ी डेफिनेशन है, पर इन शॉर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एल्गोरिथम। ऑप्शन ए है आपका रिपीटेटिव, ऑप्शन बी है आपका अनएम्बिगियस, ऑप्शन सी है आपका इफिशिएंट, और ऑप्शन डी है आपका क्या है? फिनिटनेस, फाइनाइटनेस। वो ये होना चाहिए था, मिस प्रिंट हुआ है। बताइए इनमें से चारों क्या सही होगा? देखते हैं। रिपीटेटिव, अगर एक एल्गोरिथम एक ही सिंटेक्स को बार बार रिपीट करने के लिए इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर हमको कोई काम रिपीटेटिव करना होता है तो हम डायरेक्टली लूप यूज कर लेते हैं ना।
क्यों बार बार हम रिपीट करवाते भाई उसको? सेम एल्गोरिथम को रिपीट करने का क्या सेंस बनता है? हमारा अगला क्वेश्चन है 306, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग एन एल्गोरिथम? इनमें से सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब हम एक एल्गोरिथम को डिजाइन कर रहे होते हैं? आपके चार ऑप्शंस हैं, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, इंप्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन, टेस्टिंग द सॉल्यूशन एंड डी है रिफैक्टरिंग द कोड। ए एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, देखते हैं। जी हाँ, ए सही हुआ। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें चारों ऑप्शंस कहीं ना कहीं रिलेवेंट लग रहे हैं। अच्छा, कोड को रिफैक्टर करना भी एल्गोरिथम का पार्ट हो सकता है, सॉल्यूशन देना भी एल्गोरिथम का पार्ट हो सकता है, टेस्टिंग करना भी एल्गोरिथम का पार्ट हो सकता है, हाँ, और प्रॉब्लम को एनालाइज करना भी एक एल्गोरिथम का पार्ट हो सकता है। एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देगा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। ये जो एग्जाम सीरीज हमने प्लान करी है उसको मैंने मेरे हिसाब से सेट किया है कि मुझे बच्चों को क्या डिलीवर करना और कैसे डिलीवर करना। नाइलेट के जो टीचर्स हैं, नाइलेट की जो पूरी की पूरी संस्था है, अब वो डिसाइड करेगी ना कि आपको किस क्वेश्चन को कैसे देना है और आप कैसे उसको अटेम्प्ट करते हो। तो आप शब्दों के पीछे डायरेक्ट मत कूद जाइएगा कि अरे सर इसमें तो ये लिखा हुआ था इसलिए हम डायरेक्ट ये टिक करके आ गए। आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसी कॉन्सेप्ट के करस्पॉन्डिंग अगर बात करी जाए तो एल्गोरिथम जो हमारा होता है ना, वो सबसे पहला स्टेप होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रोग्रामिंग में अगर आपके सामने प्रॉब्लम दी हुई है तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करते हो, उस प्रॉब्लम का एक आप वो लिखते हो, विवरण या एनालिसिस लिखते हो कि भैया ये प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, तब आगे आप कोड को करते हो, और इसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 307, which symbol in flowchart represents a process or action? flowchart देखिए, एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट्स आपका चैप्टर 2, मान के चलिए 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जैक्ट यही नहीं पर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। which symbol in a flowchart represents a process or action? आपके पास चार ऑप्शन है, ए रेक्टेंगल, बी डायमंड, सी सर्कल एंड डी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम डी देखते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है जब भी हमको प्रोसेस दिखाना होता है, हम एक रेक्टेंगल के अंदर अपने प्रोसेस को दिखाते हैं। किसमें? फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट होता क्यों? जी, डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरप्रेटर। आप जब फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाते हो तो आप उसमें ये नहीं लिखते कि यूजर क्या कर रहा होगा, आप उसमें ये बताते हो कि यूजर कुछ भी करे, कंपाइलर का क्या वर्क है। सपोज करो आपने एक इफ एल्स कंडीशन दे दी, आपने दो चॉइस दे दी, चॉइस ए एंड चॉइस बी, तो उसमें जो आप एल्गोरिथम लिखोगे, एल्गोरिथम में ये नहीं बताओगे कि अगर यूजर ने चॉइस ए ले लिया तो फिर हमारा कंपाइलर ये कर दे। आप ये बताओगे कि हमारे पास दो चॉइसेस है, यूजर कुछ भी करे, चॉइस ए एग्जीक्यूट होती है तो हमें ये करके देना है, और बी एग्जीक्यूट होती है तो ये करके देना है। एल्गोरिथम का मतलब हमको क्या देना, हम अपने पर्सपेक्टिव से नहीं लिखते हैं एल्गोरिथम। सपोज करिए कि आप एक इंटरप्रेटर हो, आपके सामने कोड आया, कोड को रीड करने के बाद आप क्या करोगे, हम इस पर्सपेक्टिव से एक एल्गोरिथम को बनाते हैं ताकि हमारी जो गलतियां हैं वो कम से कम हो। लेकिन अगर आप एक यूजर के बेसिस पे एल्गोरिथम बनाओगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ फ्लो चार्ट व्हाट डज अ पैरेललोग्राम सिंबल टिपिकली रिप्रेजेंट? तो अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा था, हमारे पास चार ऑप्शन है, ए इनपुट आउटपुट, बी ऑपरेशन, बी प्रोसेस और एक्शन, सी स्टार्ट और एंड ऑफ अ प्रोग्राम एंड डी डिसीजन और कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा सही होगा? ए सही होगा। इसके पहले क्या था? रेक्टेंगल था, किसके लिए? प्रोसेस के लिए। इस बार क्या है? पैरेललोग्राम, जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए होता है। समझे? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग स्यूडो कोड बिफोर राइटिंग एक्चुअल कोड? अब इस स्यूडो कोड क्या होता है? स्यूडो कोड समझते हो? देखिए, जब आप एक्चुअल प्रोग्राम लिखते हो तो आप उसमें आइडेंटिफायर्स का यूज करते हो, कंडीशंस का यूज करते हो, वेरिएबल्स का यूज करते हो। एल्गोरिथम
और एक्चुअल प्रोग्रामिंग के बीच का जो स्टेप होता है उसको स्यूडो कोड कहा जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे सपोज करिए आपको एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम लिखना है, तो कैसे लिखोगे? यूजर से इनपुट लोगे, 3 वेरिएबल बनाओगे, तीनों में वेरिएबल में स्टोर करोगे डाटा को, फिर आगे आप कैलकुलेशन करोगे। ये तो एक्चुअल प्रोग्राम हो गया। स्यूडो कोड क्या होगा? टुक यूजर इनपुट फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला P&T बाय 100। ये स्यूडो कोड हो गया। अब आप इसको किस मेथड से परफॉर्म करते हो फर्क नहीं पड़ता, पर आप एट द एंड इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हो। तो स्यूडो कोड का मतलब क्या हो गया? टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज प्रोग्राम लॉजिक। और मैंने अभी यही तो बताया कि यूजर से मैं 3 इनपुट लूंगा और उस 3 इनपुट को P&T डिवाइडेड बाय 100 में डाल दूंगा। फर्क नहीं पड़ता कि मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का क्या कैसे मैंने उसको प्लान किया और मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसी को स्यूडो कोड कहा जाता है। तो एल्गोरिथम और एक्चुअल कोड के बीच में जो पार्ट होता है उसको स्यूडो कोड कहा जाता है। अब कुछ बच्चे इसको स्यूडो सेलेक्टर से कंफ्यूज करेंगे वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग में। तो स्यूडो सेलेक्टर अलग होता है, स्यूडो कोड अलग होता है। अगला क्वेश्चन 3.1 What is the correct symbol for input output operation in flowchart? अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा था। क्या होता है भाई? हाँ, ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3.1 What is the correct symbol for input output operation? Again same. Question number 3.2 Which type of control structure is used to execute a block of code repeatedly as long as a condition is true? आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास समय है 10 सेकंड। बताइए, सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइटरेशन या फंक्शन? सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइटरेशन या फंक्शन? बिल्कुल आइटरेशन, क्योंकि आइटरेशन को ही हम लूपिंग कहते हैं और लूप हमारा तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक हमारी एक कंडीशन ट्रू होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रोसेस of finding and correcting errors in a program? Sequence, selection, debugging, bugging? क्या होता है भाई? debugging या bugging? debugging। अच्छा, ये bugging मतलब क्या होता है और bug मतलब क्या होता है? किसमें फॉल्ट होता है? हाँ जी नहीं। एक बग की डेफिनेशन क्या होती है? पाइथन में कितने टाइप के एरर्स होते हैं? 3 टाइप के एरर्स होते हैं पाइथन। लॉजिकल एरर, सिंटैक्सियल एरर और रन टाइम एरर। ठीक है, 3 टाइप का एरर होता है। अब जो बग होता है वो तीनों में हो सकता है। हो सकता है आपका लॉजिक ही गलत हो। लॉजिक गलत हो गया तो आपका कोड तो रन होगा लेकिन आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, पहला। दूसरा, सिंटैक्स ही गड़बड़ कर दिया, प्रोग्राम ही नहीं रन होगा। रन टाइम एरर हुआ तो प्रोग्राम रन हो जाएगा लेकिन आउटपुट नहीं आएगा, प्रोग्राम बीच में जाके अटक जाएगा। समझ में आया? ये रन टाइम एरर होता है। तो डीबगिंग में तीनों चीजें आती हैं और बगिंग में भी ये तीनों चीजें आती हैं। डीबगिंग का मतलब होता है कि बग्स को दूर करना और बग का मतलब होता है ये तीनों टाइप की कमियां जब एक प्रोग्राम के अंदर पाई जाए। सिर्फ एरर्स को बग नहीं कहते। ठीक है, अगला क्वेश्चन 314 हाउ डू एल्गोरिथम प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दे कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, सी है दे आर इररिलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड डी है दे स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 315 Which of the following is not a valid Python identifier? इनमें से कौन सा एक वैलिड पाइथन का आइडेंटिफायर नहीं है? बी। याद करिए, मैंने आपको कल की क्लास में रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि हम किसी भी वेरिएबल आइडेंटिफायर को बनाते टाइम बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, लेकिन और कोई सिंबल जैसे डैश, डॉट, डबल इक्वल टू ये सब नहीं लगा सकते, सिर्फ अंडरस्कोर। दूसरा मैंने बताया था कि एक आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है,
तीसरा मैंने बताया था कि पाइथन जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। पाइथन जो होता है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। मतलब इसमें माई बार में अगर बी कैपिटल है तो ये एक अलग वेरिएबल होगा, अगर माई बार में बी स्मॉल है तो ये एक अलग वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन जब भी हम किसी आइडेंटिफायर को बनाएंगे तो उसकी शुरुआत किससे नहीं होगी, नंबर से नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कीवर्ड इन पाइथन। अगेन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कीवर्ड्स इन पाइथन। आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़िए और बताइए। चौक गए। कीवर्ड्स इन पाइथन की बात हो रही है, किसकी, कीवर्ड्स। अरिथमेटिक ऑपरेशन को कौन परफॉर्म करता है, ऑपरेटर, कीवर्ड नहीं परफॉर्म करता। कंट्रोल फ्लो एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कीवर्ड थोड़ी वो करता है, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप कास्टिंग इन पाइथन। टाइप कास्टिंग का पर्पस क्या होता है पाइथन में, हाँ? टाइप कास्टिंग का पर्पस क्या होता है पाइथन में, बताइए भाई। आपके पास 10 सेकेंड है, आपके पास 10 सेकेंड, सोचिए और बताइए। ए, टू कन्वर्ट वन डाटा टाइप टू अनदर। जी हाँ, ए सही है। लेकिन ये बताइए पाइथन में टाइप कन्वर्जन सॉरी टाइप कास्टिंग होती कितने टाइप की। अगर सपोज करिए आपसे पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग इन पाइथन, आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, क्या टिक करेंगे आप। ऑप्शन 1 2 3 4 कितने टाइप का होता है, 1 से कम नहीं होता, 4 से ज्यादा नहीं होता, इतना मैं इंश्योर कर दे रहा हूँ। कौन कौन सी बताया है मैंने क्लास में, आपको याद करिए कल की क्लास में। एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग तब होती है जब पाइथन खुद से करता है, जैसे आप 2 इंटीजर को डिवाइड करते हो तो एक फ्लोट आ जाता है। लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग तब होती है जैसे आपने यूजर से किसी स्ट्रिंग को इनपुट करा और उसको टाइप कास्ट करके नंबर में बदल दिया, तो एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जांपल हो गया। याद रखिए ये सब ऐसे, वो एक्चुअल प्रोग्राम से कम क्वेश्चन पूछेगा, सिंटेक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे अलग लेवल का वो करते हैं प्रिपरेशन, वो पूरा प्रोग्राम याद करके चले जाते हैं। प्रोग्राम तो याद कर लोगे आप, लेकिन सिंटेक्स भूल जाओगे, और सिंटेक्स भूले तो वो वहीं पकड़ लेगा आपको। 318, which of the following is a rule to define identifiers in Python? And again this is a tricky question। अगर आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ाओगे तो आप समझ जाएंगे। 4 ऑप्शन है, आपके पास 10 सेकंड है, सोचिए और बताइए। डी, ऑल ऑफ द अबव। कितने लोगों को डी लग रहा है, जी हाँ डी सही है। दे कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, ऑब्वियसली। दे कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर एक्सपेक्ट दैन अंडरस्कोर। दे कैन नॉट बी पाइथन कीवर्ड। इफ नाम का वेरिएबल बना सकते हो, इसीलिए इसमें क्या सही है। अगला क्वेश्चन है, which of the following is a valid Python keyword? कौन सा इसमें से पाइथन का वैलिड कीवर्ड है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जल्दबाजी नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। किसकी बात हो रही थी, कीवर्ड की। तो ये तो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और ये भी एक वेरिएबल है, जबकि ये क्या है, एक्चुअली ये वेरिएबल भी नहीं है, ये तो सिंटेक्स एरर है। इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, x is equal to 5, y is equal to hello print x plus y। आपके पास 10 सेकंड है क्वेश्चन नंबर 320 में, और आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या टाइप एरर मिलेगा हमें, या ये स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाएगी।
ऑब्वियसली टाइप एरर है ये। एक स्ट्रिंग दूसरे इंटीजर के साथ कंकैटिनेट नहीं हो सकती है। कल ही मैंने आपको ये चीज बताई थी। सेम डाटा टाइप वाले कंकैटिनेट हो सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग डाटा टाइप एक दूसरे के साथ कंकैटिनेट नहीं हो सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है 321। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपके पास 10 सेकंड है, आपका समय शुरू होता है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को टाइपकास्ट करिएगा। हाँ, डी। इसका आउटपुट 3 आएगा या डी आएगा? ऑब्वियसली 3 आएगा। इसमें एरर का कोई चांस ही नहीं है। उसने x इज इक्वल टू 3.5 असाइन करा और उसने प्रिंट करवा दिया x को इंटीजर में टाइपकास्ट करके, तो इसमें एरर कहां से आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। 322 हमारा जो क्वेश्चन है वो है x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, प्रिंट द सम ऑफ x एंड y इज x प्लस y। लेकिन आप एक बार इस कोड को ध्यान से देखिए। इस कोड में बीच बीच में बहुत सारे सेपरेटर्स लगे हुए हैं, यानी कई सारे एक्सप्रेशन को अपने अंदर लिए हुए हैं। देख रहे हो? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आपके पास 10 सेकंड है, 4 ऑप्शन है। ए आएगा श्योर? हाँ, यही आएगा। चलिए देखते हैं। जी हाँ, यही आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे प्लस होता तब क्या आता? अगर ये जितने कॉमास लगे हुए हैं, अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तब क्या आता? हाँ, अगर सपोज करो, रुकिए मैं बता रहा हूं कैसे। ये जो यहाँ पे ये लगा हुआ है ना, सपोज करो यहाँ पे ऐसे प्लस लगा होता, ठीक है, ऐसे। अब इसका आंसर क्या आता? समझ लो यहाँ पे कॉमा नहीं लगा, समझ लो यहाँ पे प्लस लगा। अब इसका आंसर क्या आता भाई? अगर हम कॉमा हटा के वहां प्लस लगा देते तो क्या आता? वही एक एरर हो जाता। एक ए का डाटा टाइप क्या है? क्या है? और ये डबल कोट्स में लिखा है आपने। ये डबल कोट्स क्या है? स्ट्रिंग है। कैसे स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर पाओगे? होगी, एरर आएगा, तुरंत एरर आ जाएगा। समझ आया? नहीं तो अगर मान लो वहां पे कॉमा के बजाय प्लस लगा के दे दे और आप लोग यही देखे रहो, करे सर में तो ऐसे सही हो गया था, वहां जाके यही टिक करके आ जाओ। ये ना करके आना, इसीलिए कह रहा हूं होश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है माई डिक्ट इज इक्वल टू नेम जॉन एज 30, माई डिक्ट सिटी। क्या आएगा इसमें आउटपुट? 4 ऑप्शंस, 10 सेकंड आपके पास। अगेन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नन आएगा या की एरर आएगा? जॉन आएगा या एज आएगा? नन आएगा। कितने लोगों को लग रहा है नन है? नहीं, की एरर आएगा इसका। इसका आंसर जो होगा ना वो की एरर होगा। की एरर इसलिए होगा क्योंकि देखो, जो हमारा पाइथन की डिक्शनरी होती है ना, वो की वैल्यू का पेयर होता है। क्या होता है? की वैल्यू का पेयर होता है। तो ये तो हो गया हमारा की, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब ये इतना एक पेयर है, ये जो कॉमा लगा हुआ है ना, इसको इतने को एक पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो एक पेयर जो होता है, यानी एक जोड़ा जो होता है, उसकी जो सेपरेटर होता है वो होता है कॉलन, लेकिन जो मेन सेपरेटर होता है वो होता है हमारा कॉमा। क्या होता है? कॉमा। समझने वाली बात यह है कि अगर हमने सिटी नाम की कोई की दी ही नहीं है तो उसकी वैल्यू को कहां से प्रिंट करेगा? इसलिए यहाँ पे नन को ना रिटर्न करके ये क्या रिटर्न करेगा? अब कहोगे सर नन क्यों नहीं आएगा? इसमें तो की है नहीं, तो उस हिसाब से इसको नन भी तो रिटर्न करना चाहिए। कल वाली क्लास को याद करो, मैंने बताया था नन एक डाटा टाइप होता है, यानी नन तब रिटर्न होगा जब नन को इसमें स्टोर किया जाएगा भाई, तभी तो नन रिटर्न होगा, क्योंकि नन तो एक डाटा टाइप है ना। नहीं, अगर आप की दे दोगे वैल्यू नहीं होगे तब तो सिंटेक्स एरर बन जाएगा। आपको नन को स्टोर कराना होगा। समझ आया? अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, प्रिंट x एक्सपोनेंशियल y ग्रेटर देन y एक्सपोनेंशियल 2। ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? इन्हीं दोनों में से आएगा कुछ, ट्रू या फॉल्स, बताइए भाई। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है बताइए? हाँ तो 5 की पावर 2 करो कितना आएगा? 25 आएगा। और y की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर 2 करो कितना आएगा? 4 आएगा। तो क्या ट्रू हुआ? ये वाला बड़ा हुआ ना, ये वाला पार्ट बड़ा हुआ, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? देखते हैं, ये ट्रू आ गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू हो चुका है, सोचिए और बताइए। मैथमेटिकल क्या ऑपरेशंस, हम ऑपरेटर्स की मदद से क्या करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करते हैं, है ना। देखिए और भी टाइप के ऑपरेशंस होते हैं अलग अलग चीजों को करने के लिए। हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए, और भी ढेर सारी चीजें होती है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटर इन पाइथन? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटर नहीं है पाइथन का? तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट या डिवीजन, कौन सा सही है? ऑब्वियसली स्क्वायर रूट हमारा एक क्या होता है? ऑपरेटर नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है, ये तीनों तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही होते हैं भाई, बेसिक बात है। क्वेश्चन नंबर 3 to 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू हो चुका है। कंडीशनल स्टेटमेंट की बात हो रही है, एल्स, पक्का श्योर। देखिए व्हाइल हमारा क्या है, क्या है ये? फॉर भी हमारा क्या है? लूप है। ब्रेक क्या है? ब्रेक को क्या कहा जाता है? नहीं। अच्छा, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है फिर? अगर ब्रेक एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में ऑपरेटर्स नहीं हो सकती। देखिए स्टेटमेंट जो होती है वो जरूरी नहीं है कि खाली हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाए। जब आप फंक्शंस को आगे पाइथन और पढ़ेंगे तो एक होता है डॉग स्ट्रिंग, वो भी स्टेटमेंट का पार्ट होता है, लेकिन डॉग स्ट्रिंग सिर्फ एक स्टेटमेंट ना होकर वो डॉग स्ट्रिंग भी होती है। मतलब वो स्ट्रिंग होने के साथ साथ एक क्रूशियल पार्ट होता है फंक्शन का, ठीक है। एक्सप्रेशन में ये चीज तो होती है कि सिर्फ वेरिएबल्स ही नहीं आएंगे और भी चीजें आएंगी, लेकिन स्टेटमेंट में सिर्फ डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई चीजें नहीं आती, और भी चीजें होती हैं जो इंक्लूड करी जाती है। वो बेसिकली पाइथन एडवांस का पार्ट होता है, आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं। अगला क्वेश्चन है 3 to 8, हाउ इज द फॉर लूप डिफरेंट फ्रॉम व्हाइल लूप? आपके पास 4 ऑप्शन है। द फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इनडेफिनिट आइटरेशन, व्हाइल आपके पास 4 ऑप्शन से, पढ़िए और ध्यान से बताइए। बी, ऑब्वियसली द फॉर लूप iterates over a sequence of items while the while loop iterates until a condition becomes। कल वाली क्लास में मैंने यही बताया था ना कि फॉर लूप हमारा सीक्वेंशियल होता है, सीक्वेंशियल डाटा टाइप को इजीली हैंडल करता है, जबकि while लूप हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप के लिए बिल्ट इन है। अगला क्वेश्चन, करने को आप दोनों से काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास प्रिमिटिव डाटा है और आप फॉर लूप नहीं लगा सकते। आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, हाउ द ऑपरेटर डबल इक्वल टू इज डिफरेंट फ्रॉम सिंगल इक्वल टू, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका और क्यों? अगर बी सही है तो क्यों सही है भाई? देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारा आता है डबल इक्वल टू, जबकि जो हमारा सिंगल इक्वल टू होता है वो होता है वेरिएबल को असाइन करने के लिए। क्या होता है? जो हमारा सिंगल इक्वल टू होता है वो होता है हमारा वेरिएबल को असाइन करने के लिए, इसीलिए इसका जो ऑप्शन बी है वो सही। एक और बात बताता हूँ, जब आप वेरिएबल को असाइन करते हो तो आपको और भी ऑपरेटर्स मिलते हैं। जैसे आपको कुछ ऐसे करके भी मिल जाएगा कि x प्लस इक्वल टू 1,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लिखा है x इज इक्वल टू x प्लस, समझ में आया? अगर आपके आपके क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि x प्लस इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ये लिखने की कोशिश कर रहा है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इन स्टेटमेंट से घबराइएगा नहीं, ये भी आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर का पार्ट होता है। जबकि कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, x मॉड y, क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। x मॉड y है, और मॉड्यूलस प्रिंट क्या करता है? तो रिमाइंडर क्या आता? 2 आता कि 1 आता? देखो यही है, पता है? ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर करता क्या है, ऐसा भी नहीं है कि आपको सिंटेक्स नहीं पता, पर पता है प्रॉब्लम क्या है? याद करिए, कल मैंने एक बात कही, 1 घंटे हैं आपके पास, 1 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 100। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करने रहेंगे। आपके ऊपर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा उस एग्जाम का, जरा आप एक बार उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को खुद के ऊपर इमेजिन करके देखिए। इसलिए आपसे ये छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। देखिए, प्रैक्टिस सेट करवाने का मतलब ये नहीं होता कि खाली क्वेश्चंस आपको पता चल जाए। हम अपनी बहुत सारी चीजों को, एक एग्जाम जो होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आप पेपर में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो ये भी देखता है कि आपकी बाकी सारी स्किल्स कैसी हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पैनिक कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक क्लियर होता है फिर भी नहीं कर पाते। तो ये सारी की सारी चीजों का जो इवैल्यूएशन होता है या वैल्यूएशन होता है, वो एग्जाम में चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेंज फंक्शन इन पाइथन? रेंज फंक्शन का मुख्यतः या प्राइमरी काम क्या होता है पाइथन में? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, समय आपका शुरू हो चुका है, देखिए और बताइए। जनरेटिंग रैंडम नंबर, क्रिएटिंग अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विद अ डिफाइंड रेंज, और ऑब्वियसली बी ही होगा, क्योंकि रेंज फंक्शन क्या करता है? एक स्टार्ट वैल्यू से लेके एक स्टॉप वैल्यू तक चला जाता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू जनरेट अ रैंडम इंटीजर बिटवीन 1 and 10? आप लोगों ने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करके कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोग्राम बनाया होगा। अगर बनाया होगा तो ये क्वेश्चन वहीं से है। देखते हैं आपके पास कितने सेकंड है, यहाँ पे दिख रहा है, और आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या सिंटेक्स होता है? ए होता है। समझ आया? कॉन्फिडेंस लूज करके अपने ऑप्शंस को नहीं चेंज करना है, ठीक है ना? एक पहले आप ये पुख्ता कर लो कि आपने जो टिक किया वो सही है कि नहीं, क्योंकि आप एक बार एक चीज को टिक करके आओगे तो दोबारा उसको जांचने के लिए नहीं आओगे कि अरे मैं वापस देख लूं कि मेरा क्वेश्चन सही है कि आपको इतना समय नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, which function is used to concatenate strings in Python? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू हो चुका है, अब देखिए और बताइए। हाँ, बी concat, ज्वाइन। इतना भी इंग्लिश के पीछे नहीं भागना कि इस पाइथन का सिंटेक्स भूल जाए आप लोग। माना कि पाइथन इंग्लिश से बहुत ज्यादा मेल जोल खाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट इंग्लिश ही है। ज्वाइन का मतलब होता है कि 2 स्ट्रिंग्स या किन्हीं भी 2 डाटा टाइप्स को आपस में जोड़ देना। समझ में आया? अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट मेथड इज एम्प्लॉयड टू अपेंड एन आइटम टू द एंड ऑफ अ लिस्ट? इनमें से कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है एक लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपका समय शुरू हो चुका है। अब पहला ऑप्शन अपेंड, दूसरा ज्वाइन, तीसरा इंसर्ट एंड नन ऑफ द एबव। लेकिन यहाँ पर अपेंड लिखा हुआ है, तो वही इसमें डॉट नहीं है, उसको स्मॉल में भी होना चाहिए, स्मॉल में भी होना चाहिए, डॉट में भी होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज ध्यान देना, जरूरी नहीं कि वो हर बार क्वेश्चन आपसे सिंटेक्सियल पूछे। जब वो सिंटेक्सियल पूछेगा ना, तो सपोज करो यही क्वेश्चन अगर नाइलेट का होता
तो कैसे पहचानोगे कि इसमें अपेंड करना है, नन ऑफ द एबव करना है? ठीक है, आप नन करते, मैं बता रहा हूँ कि कैसे पहचानोगे कि इसमें अपेंड को टिक करना है, नन ऑफ द एबव को टिक करना है। पहली चीज, यहाँ पे सिंटेक्स वो पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, भैया सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स समझते हो क्या होता है? जैसे आप कोई लैंग्वेज बोलते हो, लैंग्वेज की, हर एक लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में प्रोग्रामिंग के ग्रामर को सिंटेक्स कहा जाता है, सरल भाषा में कहें तो। अपेंड का अपना एक सिंटेक्स होता है जो होता है डॉट अपेंड, लिखते हो आप ऐसे करके, आप अपेंड लिखते हो, है ना, और यहाँ पे आप अपना एक पैरामीटर या आर्गुमेंट कुछ लिखते हो, यही तो होता है। और यहाँ पे डॉट के पहले आप क्या लिखते हो? डॉट के पहले आप वेरिएबल का, जो भी आपका वेरिएबल होता है उसका नाम लिखते हो, जिसके अंदर लिस्ट या स्ट्रिंग कुछ भी, जो भी आप लिस्ट में कर रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे लिस्ट होगी, एक लिस्ट वेरिएबल यहाँ पे लिखा होगा, यही तो करते हो। अब अगर उसको सिंटेक्स पूछना होता या मुझे सिंटेक्स पूछना होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिख देता। इसीलिए मैंने इसमें सिंटेक्स नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता बच्चे नन ऑफ दैट कर देंगे। पर ये चीज आपने अच्छा पॉइंट किया कि सर इसमें नन ऑफ दैट एबव भी तो हो सकता है, ये अच्छी डिटेल थी। यही चाहता हूँ, यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस क्लास को लेने के बाद आप इस डिफरेंस को क्लैरिफाई कर पाओ। देखिए, क्या करना है उससे ज्यादा जरूरी होता है हमें क्या नहीं करना है। सो अच्छे काम करो, एक अनर्थ करो, सब बेकार है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेन फंक्शन इन पाइथन? लेन फंक्शन का पाइथन में क्या काम होता है? रिटर्न्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ लिस्ट, रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ डिक्शनरी, नन ऑफ दैट। अगेन आपका समय शुरू हो चुका है, ये क्वेश्चन फिर से कंफ्यूजिंग हो गया। वैसे सही तो इसमें ए भी है, सही तो इसमें ए भी है। क्या क्या करोगे अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन वहां मिल गया, तब आप क्या करोगे? बताओ भाई। सपोज करो आपको ऐसा क्वेश्चन वहां मिल गया, तब आप क्या करोगे? तब आपके पास दो चॉइसेस। पहली कि आप सबसे पहला ऑप्शन जो सही हो रहा है उसको टिक मारो, तब आपके पास जो चॉइस है वो ये है कि जो सबसे पहला सही हो रहा है उसको टिक मारो। और दूसरा ये हो सकता है कि ये नन ऑफ द एबव होने के बजाय ये ऑल ऑफ द एबव हो जाए। तो लेंथ तो इसमें भी होती है, की वैल्यू पेयर इसमें भी तो होता है, तो हम इसकी भी तो लेंथ पता कर सकते हैं। तो अगर ये ऑल ऑफ द एबव होता तब तो डी सही हो जाता, अन्यथा हमको टिक किसको करना है? ए को करना है। तो इस कंडीशन में हम इसको, ए वाला तो लॉजिक हमने समझ लिया, लेकिन हम इसको भी समझने के लिए क्या करते हैं? ऑल कर देते हैं। देखिए, आज की क्लास मैं इसीलिए इतनी स्लो पेस में मूव करवा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा पाइथन का पहला सेट है ना, वो देखिए क्वेश्चन आज बहुत ट्रिकी आ रहे हैं। कल के क्वेश्चन ऐसे थे जो पूरा का पूरा सिंटेक्स बेस्ड थे और प्रोग्राम बेस्ड थे। आज क्वेश्चन वैसे नहीं है, आज क्वेश्चन ट्रिकी आ रहे हैं, ताकि आप समझो कि नाइलेट क्या मसाला डाल के आपको देगा। सेम ऐसे ही आज का IoT वाला भी है। तो आज अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को ओपन करके बैठो आप लोग। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस? अगेन दिस इज ट्रिकी। आपका समय शुरू हो चुका है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C और D। बताइए। B अपर केस होता है, अपर होता है, डॉट अपर होता है, डॉट लोअर होता है, डॉट कैपिटलाइज होता है, डॉट अपर केस, डॉट लोअर केस या डॉट कैपिटलाइज केस होता है। जी, डॉट अपर, डॉट लोअर और डॉट कैपिटलाइज होता है। समझ आया? अगला क्वेश्चन है हमारा, among the given options which one is not a valid operation on list in Python? इनमें से कौन सा एक वैलिड ऑपरेशन नहीं है पाइथन की लिस्ट के ऊपर? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, A स्टोरिंग, B कंकैटिनेशन, D अपेंडिंग एलिमेंट्स एंड D सब्सट्रैक्शन। क्यों सब्सट्रैक्शन क्यों नहीं कर सकते?
नहीं, सब्सट्रैक्शन क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते लिस्ट पे सब्सट्रैक्शन? अगर हम ऐड कर सकते हैं तो सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लिस्ट कलेक्शंस ऑफ आइटम। इसका जो आंसर आप दोगे वो क्या होगा? लिस्ट पे सब्सट्रैक्शन या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन इसलिए डायरेक्टली नहीं परफॉर्म किया जा सकता क्योंकि लिस्ट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, वो कोई खुद एक डाटा टाइप नहीं होता। एक लिस्ट के अंदर आप सारे डाटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं, इवन आप एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हो, ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन 338, what does the tell method written in Python file handling? tell method क्या रिटर्न करता है फाइल हैंडलिंग के अंदर? चार ऑप्शन है आपके पास, द नंबर ऑफ लाइंस इन पाइथन, द करंट फाइल पोजीशन, द टोटल साइज ऑफ फाइल एंड नन ऑफ बी। हाँ, बी, जी हाँ, वो करंट की फाइल पोजीशन बताता है। एक और बात, क्या अभी आप पाइथन की प्रैक्टिस कर रहे हो? एक बार एक काम करिएगा, फाइल हैंडलिंग में एक वेरिएबल में फाइल हैंडलिंग करवाइएगा, उसमें टेल मेथड का यूज करना, फिर जिस वेरिएबल के अंदर टेल मेथड की वैल्यू को स्टोर किया है उसके टाइप को चेक करिएगा, देखिएगा उसका टाइप क्या होता है। जैसे जब हम रीड लाइन और रीड लाइंस करते हैं तो क्या उसका डेटा टाइप क्या होता है? लिस्ट हो जाती है। लेकिन जब वही रीड फंक्शन यूज करते हैं तब वो एक स्ट्रिंग हो जाती है। तो उसी तरह टेल का भी तो डाटा टाइप होता होगा, वो चेक करिएगा आपको। 339, which method is used to move the file cursor to a specific position in Python? इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है फाइल कर्सर को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे चेंज करने के लिए? आपके पास चार ऑप्शंस हैं और आपको सोच समझ के जवाब देना, ए, बी, सी या डी। सी पे क्या लिखा है? सी पे क्या लिखा है? सी यूज किया जाता है। 340, which file handling function writes a single line to Python? आपके पास चार ऑप्शन, read line, read lines, write lines। क्या होता है? राइट होता है। राइट फंक्शन क्या करता है? 341, फाइल इज इक्वल टू ओपन example.txt। अब जरा इस सिंटेक्स को पहले हम समझ लें या पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें? पहले सॉल्व कर लें। वेरी गुड, चार ऑप्शंस है हमारे पास, आपके पास 10 सेकंड है, एक बार आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए फिर आपको मैं टाइमर ऑन कर दूं। आई होप पढ़ लिया होगा, तो बताइए। नो आउटपुट होगा। देखिए इसमें बहुत कुछ समझने वाली चीज है। ओपन हमारा एक कीवर्ड है। ओपन क्या है? एक कीवर्ड है। फाइल एक वेरिएबल है, ठीक। हमने कहा कि एक फाइल है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है फाइल का? हमने कहा उस फाइल को ओपन करो। क्या करो? ओपन करो। किस मोड में ओपन करो? अपेंड मोड। ए मतलब, देखिए आर मतलब राइट, आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट, ए मतलब अपेंड, बी मतलब बाइनरी और एक्स मतलब एक्सक्लूसिवली क्रिएट एंड राइट इनटू फाइल्स मोड। समझ आया? तो ए मोड में इसमें फाइल ओपन हो रही है और ए का मतलब फाइल के अंदर हमें कुछ अपेंड करना है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो हमने करा ना, इसको ले जाके हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। उस वेरिएबल का नाम क्या था? फाइल। फिर हमने कहा फाइल डॉट राइट, फाइल के अंदर कुछ लिखो। क्या लिखना है? हेलो। लेकिन फिर हमने लिखा फाइल डॉट क्लोज। क्या हमने कभी प्रिंट किया? प्रिंट तो किया ही नहीं। तो जब प्रिंट नहीं किया तो कैसे प्रिंट होगा भाई? example.txt is created with the content created। क्या लिखा है?
अरे क्रिएट तो तभी होगा, अपेंड तो तभी होगी ना जब ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following operators has the highest precedence in Python? किस पे है भाई? डी पे, पैरेंथेसिस। जी हाँ, पैरेंथेसिस हमारे हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स होते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं। Yes. उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद कौन से होते हैं? एक्सपोनेंट और मल्टीप्लाई होते हैं। What is the result of expression 3 plus 5 multiplied by 2 in Python? इसका आउटपुट क्या है? 10 सेकंड है, सोचिए और फटाक से बताइए। ऑप्शन गलत कैसे है? हाँ, ऑप्शन कैसे गलत है? किसने बताया 13 पहले? सही बताया था, समझा? ध्यान से देखिए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया 10, उसमें 3 जोड़ोगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस है ये। अगला क्वेश्चन इसी के आसपास। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? एक बात बता दूं, मैं सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, ये लिखा क्या है? रुकिए रुकिए रुकिए, ये लिखा क्या है? 3 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 5 फिर डबल एस्ट्रिक सिंगल। चलिए सिंगल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक और मिलेगा फिर आपको भी। 2, इसका आउटपुट क्या है? बी, डी 5 है क्या? नन ऑफ द 5904। 10 सेकंड है और ले लीजिए, 10 सेकंड आप इसको सॉल्व करने के लिए, कोई इशू नहीं। कितना है? मैं बता रहा हूँ इसका आंसर क्या आएगा। जितना मैंने अभी बैठे बैठे यहाँ पे कल कैलकुलेट किया, उस हिसाब से इसका आंसर जो आएगा वो आएगा क्या? 486। और क्यों आएगा 486? राइट टू लेफ्ट तो तब कैलकुलेट किया जाता है ना जब सेम प्रेसिडेंस हो। क्या सेम प्रेसिडेंस है? समझो, जब एक्सपोनेंट और मल्टीप्लाई लिखा जाता है तो पहले मल्टीप्लाई लिखा रहता है, पहले एक्सपोनेंट लिखा रहता है। तो इसका मतलब प्रेसिडेंस किसका ज्यादा होगा? यानी 3 की पावर 5 पहले करेगा वो, फिर उसमें 2 को मल्टीप्लाई करेगा, तो उस हिसाब से कितना आएगा? हाँ, क्या हुआ? कितना आया? सही है ना? अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन? कल देखिए हमने इसके बारे में बात, अभी हम ब्रेक के बारे में भी हमने क्वेश्चन देख लिया, अब कंटिन्यू के बारे में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन? ए, terminate the loop, B, skip the rest of the loop and continue with the next iteration, check condition and execute code accordingly, and D, none of the above। 10 सेकंड, टाइमर शुरू, सोचिए और बताइए कौन ए के साथ है? डी होगा। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, तो स्किप द रेस्ट ऑफ लूप, यानी जिस आइटरेशन में लूप है उसको स्किप कर दो, एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइटरेशन, और उसकी अगली आइटरेशन में लूप को एज इट इज चलने दो। अभी वाला जो आइटरेशन है उसको स्किप करो, अब अगले वाले को जैसा चल रहा था वैसा चलो, कंटिन्यू ये करता है। अभी इसका एक कोड भी मिलेगा आपको आगे इसी प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, फॉर आई इन रेंज इफ i is double equal to 3 break print i, क्या प्रिंट होगा? 4 ऑप्शंस
10 सेकंड और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन। सी नहीं, मैं बताता हूं कैसे, मैं इसका आंसर कर देता हूं कैसे। आप लोग सी को ऐसे, इस कोड को ऐसे देख रहे हो कि ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये इफ के अंदर लगी है। आप एक बार देखो, फॉर के बाद मैंने इंडेंटेशन दी है, लेकिन इफ के बाद मैंने कॉलन तो लगाया, मैंने इंडेंट नहीं दिया। सी तब सही होता जब यहाँ पे इंडेंट होता। तो आप यहां से तो सही कर गए, लेकिन इसका एक्चुअल जो वो होता वो क्या होता, इसका जो एक्चुअल आउटपुट होता इस कोड का वो होता डी, अभी के कोड के हिसाब से। यानी अभी जो ये पॉइंटर आएगा वो ये पॉइंटर आएगा यहाँ पे, कुछ ऐसा इसका आउटपुट होता। और अगर इस ब्रेक को हम इंडेंट कर देते, इस ब्रेक को अगर हम क्या कर देते, इंडेंट कर देते कुछ इस तरह, कैसे, टैब मार के यहां कर देते, और अगर हम इस कोड को तब रन कराते तब हमें आउटपुट क्या मिल रहा होता। किसने कहा सी, जिसने सी कहा उसने सही कहा। अब इस कोड का आउटपुट सी मिल रहा होता। लूप विल स्टॉप एट थर्ड आइटरेशन। 0 आया, 1 आया, 2 आया, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई लूप क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। लेकिन क्या मैंने कोड में इंडेंटेशन दी थी, नहीं दी थी। और आप लोगों ने सी को सॉल्व उसी तरह किया था ना, कि आपने मान लिया कि वहां पे इंडेंटेशन, तो कुछ अपनी तरफ से नहीं मानना, सब कुछ क्वेश्चन में ध्यान देके पढ़ो। समझ में आया? ध्यान से आपको एक एक सिंटेक्स पढ़ना है। तो इसको वापस से पहले जैसा कर देते हैं, नहीं तो ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसा किया। अगला जो हमारा 347, इन पाइथन हाउ डू यू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ कंडीशन इज फॉल्स। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। हाउ डू यू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज फॉल्स। 10 सेकेंड आपका टाइमर शुरू होता है अब। बताइए भाई, एल्स होगा इसका आंसर। देखिए, इफ में हम अपनी वो कंडीशन रखते हैं जिसको हमको ट्रू करना है। इफ के अंदर हम वो कंडीशन को रखते हैं जिसको हमको ट्रू करना है, लेकिन एल्स के अंदर हम वो कंडीशन को रखते हैं जो ट्रू ना होने पे हम करवाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ कंडीशन इज, अगर कोई चीज ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो फॉल्स है। समझ आया? इफ x इज इक्वल टू 5 while x इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट x। इसका आउटपुट क्या होगा? 10 सेकंड है, सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। जिसने ए आंसर किया उसने सही आंसर किया, जिसने ए को आंसर किया है उसने सही आंसर किया है। देखिए यहाँ पे 0 क्यों था, मैंने 0 पे आंसर बाय डिफॉल्ट क्यों करा हुआ, तो वो मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले इस कोड को ध्यान से आप समझ लीजिए। हुआ क्या, x की वैल्यू हो गई 5, x की वैल्यू क्या हो गई 5, वाई x इज ग्रेटर देन 0, तो अभी भी x की वैल्यू क्या है, प्रिंट x। कहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, x की वैल्यू अभी भी 5 है, अभी भी 0 से बड़ी है, ये कोड रन किए ही जा रहा है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है। समझ में आया? लेकिन अगर इसमें हम इंक्रीमेंट कर देते और इस प्रिंट को हम निकाल देते लूप के बाहर, तब लास्ट में हमको क्या मिलती, x की वैल्यू। और इसीलिए यहाँ पे एंड में मैंने 0 लिखा हुआ था। कोड एक है, क्वेश्चन मैंने आपको 2 समझाया। नहीं समझे हुआ क्या, इस प्रिंट की इंडेंटेशन को खत्म कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं, x माइनस इक्वल टू 1, तो लूप तो 5 बार चलेगा, लेकिन एंड में जो x की वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी, क्योंकि प्रिंट जो है वो लूप से बाहर आ गया था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन वो आपको दे देगा। यही मैं कोड आपको सही से लिख के दिखाता हूँ, अगर आपको ना समझ में आ रहा तो। आया?
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 349 है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम इन पाइथन। क्या कोई लिमिट होती है? बताइए भाई, एक ने कह दिया तो सब उसी का मान लोगे? हाँ, बाकी लोग? बिल्कुल नहीं होती। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 79 कैरेक्टर्स, पर ऐसा होता नहीं है। अब वेरिएबल का नाम लिखने का मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी कथा ही उसमें लिख डालो अंडरस्कोर लगा के, लेकिन हाँ फिर भी ऑप्टिमम रखना पड़ता है आपको। एंड इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, which of the following is considered a literal in Python, और ये भी एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। एक लिटरल को इसमें से किसको कंसीडर किया जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन, 10 सेकंड आपका समय शुरू होता है। आप सोचिए और बताइए। अच्छा, लिटरल्स होते क्या हैं? देखिए, लिटरल्स हमारी वो चीजें होती हैं जो वेरिएबल के अंदर स्टोर करी जाती है। सपोज करिए हमने लिखा सपोज करिए x इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू का मैंने t लिख दिया। अब ये जो ट्रू है ना, ये ट्रू एक लिटरल है। ट्रू क्या है? एक लिटरल है, जबकि ये एक वेरिएबल है और ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ये हमारा एक लिटरल हो गया और ये एक वेरिएबल हो गया। समझ आया? तो देखो यहाँ पे x लिखा है, क्या x कोई वैल्यू है? नहीं है। इफ हमारा एक कीवर्ड है, फॉर हमारे कीवर्ड है, जबकि ट्रू हमारा क्या है? लिटरल है। फॉल्स भी एक लिटरल हो, अगर यहाँ फॉल्स लिखा होता तो वो भी एक लिटरल होता। तो ये था हमारा सेट 7 आज का, जिसमें हमने कवर किया 50 क्वेश्चंस। होप कि आपको ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा बहुत मजा तो आया ही होगा। ये 50 क्वेश्चन ट्रिकी थे ना। देखिए, हमने पिछले 2-3 दिन की क्लासेस में पहले पाइथन के बेसिक्स को कवर किया, फाइल हैंडलिंग को कवर किया, नंपाई को कवर किया, सिंटेक्स को। आज हमने उन सारे की सारी चीजों का एक इम्प्लीमेंटेशन देखा कि अगर उन चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ट्रिकी वाले, जैसे कि मैंने कल कहा था कि नाइलेट आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो आपको मसाला डाल के क्वेश्चन पूछेगा। तो वो मसाला क्या हो, बस मैंने आज वही कहा है। चलिए भाई, बढ़ते हैं हम अपने अगले सेट की ओर।